कल हमने पोटेंशियल एनर्जी तक पढ़ लिया था। आज पढ़ना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी प्रोजेक्टाइल में, तो टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर पहले एक्स वाला फंक्शन देख लें तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आता है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू एम पी, और काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन आएगा हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वाला टर्म इस टर्म से कटेगा और टोटल एनर्जी बराबर आएगा हाफ के ए स्क्वायर माइन प्लस यू एम पी। मतलब इसका क्या हुआ कि टोटल एनर्जी तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम आएगी, है ना। पूरे एसएचएम में हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम आएगी। ठीक है, एक्स आया ही नहीं ना। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक कम होती जाएगी, और काइनेटिक बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल कम होती जाएगी। कुल मिला के दोनों का समेशन सेम रहेगा। और अगर टाइम का फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की भाई देखते हैं कि टोटल एनर्जी एक्स के साथ तो वेरी नहीं कर रही, पर क्या पता टाइम के साथ वेरी कर रही हो। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, और पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट प्लस यू एम पी। यहाँ पे आप देखोगे तो हाफ के स्क्वायर को हाफ के स्क्वायर से कॉमन लूंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो गया, और ये बन गया हाफ के स्क्वायर प्लस यू एम पी, वही आ गया। मतलब टाइम के साथ भी वेरी नहीं कर रही है। तो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम ना तो समय के साथ वेरिएबल है, ना ही टाइम के साथ वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या होता है ना, लिखा तो था साइन स्क्वायर का एवरेज पहले तो लिखा है था हाफ। और इसका ग्राफ अगर बनाओगे, हाँ आ जाओ, इसका ग्राफ अगर बनाओगे टोटल एनर्जी का एक्स के साथ तो कांस्टेंट आएगा, और टाइम के साथ भी कांस्टेंट आएगा। ऐसा कुल मिला के कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसकी। तो इस तरीके से अपनी एनर्जी वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। पूरा एनर्जी का सेक्शन बेसिकली याद ही करना है, और याद भी ऐसे रटने वाला याद नहीं करना, समझ समझ के आप याद रख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, बी को एक्स के टर्म में डाल दो, बी को टाइम के टर्म में डाल दो, बस इतना सही है। बाकी सब एवरेज वगैरह वो तो आप मैथमेटिकल बातें हैं, वो तो आप सीख जाओगे। पोटेंशियल जी में जरूर थोड़ा समझने का है, पर उसमें भी सिर्फ फॉर्मूला ही है फिर की कहाँ गया, ये रहा, ये रहा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू एम पी, बस। और टाइम वाला फंक्शन ये रहा हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना, इतना ही है एनर्जी में, कुछ भी नहीं है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो जरूर बहुत ज्यादा समझने का है, उसमें लगेगी, उसमें होगी फिजिक्स आपकी असली वाली। ये तो सब याद ही रखना है। किसी को दिख रहा है टेस्ट? लिखें, एक छोटा सवाल लिखें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is given by u is equal to 20 plus x minus 2 का स्क्वायर। फुल स्टॉप। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, total mechanical energy of the particle is 36 joule. Total mechanical energy of the particle is 36 joule. ठीक है,
फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। चलिए आइए सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। देखे तो सही एसएचएम भी हो रहा है क्या। तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, 20 का डिफरेंशिएशन 0, 2x-2 -2x-2, ये फोर्स आ गया। इस फोर्स से हमें दो बातें पता लग गई, एक तो एसएचएम कांस्टेंट 2, और ये इसका क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 2 मिल गया। इक्विलिब्रियम का कोऑर्डिनेट है 2, 0 नहीं है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है 2। जब ऐसे फंक्शन दिया रहता है ना, तो यहाँ पे एक्स का मतलब कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अब आइए सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं यूएमपी या यू मिनिमम निकाल लेते हैं। यू मिनिमम क्या होगा, यू मीन पोजीशन होगा। अरे हाँ कि ना, मीन पोजीशन पर यू कितना होगा बताइए। तो मीन पोजीशन क्या है, एक्स बराबर 2 पर। हम एक्स बराबर 2 यहाँ रखेंगे और यू निकाल लेंगे, तो कितना आ रहा है यू, 20 जूल आ रहा है ना। अब आप देखिए, हम जानते हैं टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। हम जानते हैं कि दोनों का समेशन टोटल कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम रखनी पड़ेगी। कहाँ होगा ऐसा, इक्विलिब्रियम पर। ठीक है भाई, टोटल एनर्जी की वैल्यू 36, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें पता नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब हो जाएगा 20। तो के मैक्स कितना आ गया ऐसा। ठीक है, बस ये एनर्जी का सेक्शन खत्म। अब स्टार्ट हो रहा है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएफ। ये सबसे बड़ा सेक्शन है इस चैप्टर का, थोड़ा दिमाग वाला भी है। बस उसके बाद तो फिर ये एंडिंग की तरफ बढ़ने लगेगा। तो बिगनर बॉक्स 2, अब 3, 4, 5 तीनों बिगनर बॉक्स इसके ही हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं। लिखो लिखो लिखो, नहीं लिखा था क्या, चलो हेडिंग डालो। लिखो, मेथड्स टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। methods to calculate time period of SHM। methods to calculate time period of SHM, उसमें दो मेथड हम पढ़ने वाले हैं। पहला फोर्स मेथड या टॉर्क मेथड। फोर्स मेथड लीनियर एसएचएम में लगाएंगे और टॉर्क मेथड एंगुलर एसएचएम में लगाएंगे। और दूसरा एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड। अब हेडिंग डालो सबसे पहले फोर्स मेथड। फोर्स मेथड और टॉर्क मेथड ऑब्लिक लगा के लिखो, ये हेडिंग डाल लो। दो मेथड हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप, लिखिए स्टेप 1, determine the equilibrium position of particle by balancing all the force or torque, balancing all the force or torque। Second step, displace the particle by x, displace the particle by x from its equilibrium position and write WRIT, and write net force on the particle in this displaced position। Step 3, if the net force is
directed towards equilibrium and proportional to x, and proportional to x, then we can say particle will perform SHM. तो क्या लिखा इसमें, अगर फोर्स इस तरह से लग रहा है कि वो टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम है और अगर प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो हम कहेंगे कि जो पार्टिकल पे आप बात कर रहे हो, जो पार्टिकल के लिए आप देख रहे हो, वो एसएचएम कर रहा है। क्योंकि टाइम पीरियड निकालने से पहले एसएचएम तो करना जरूरी है ना। तो कोई भी पार्टिकल एसएचएम तभी करेगा जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स इस तरीके का हो। समझ गए? सबसे पहले क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है, फिर पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करना है, फिर उस जहां पे आपने डिस्प्लेस किया वहां पे उसको नेट फोर्स निकालना है। फिर आपको देखना है कि नेट फोर्स क्या माइनस में आया है क्या, मतलब टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम में आया है क्या, एक्स के अपोजिट आया है क्या, और एक एक्स के प्रोपोर्शनल आया है क्या। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, कंपेयर दिस नेट फोर्स विद, कंपेयर दिस नेट फोर्स विद फोर्स ऑफ एसएचएम, compare this net force with force of SHM. F SHM is equal to minus K SHM x vector. इसके बाद लिखो फोर्स ऑफ SHM F SHM बराबर माइनस के SHM इंटू एक्स वेक्टर। ये तो होता है फोर्स ऑफ SHM। इसको मैं किससे कंपेयर करना है, F नेट से। लिखो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट, इनको कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा पता है, ये मिलेगा, आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट के एस एच एम इज इक्वल टू के, जो भी आएगा वो मिल जाएगा। आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट एस एच एम कॉन्स्टेंट के, और फिर लिख दो के एस एच एम इज इक्वल टू, आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट एस एच एम कॉन्स्टेंट, लिखा, एस एच एम कॉन्स्टेंट के बाद ये लिख दो के एस एच एम इज इक्वल टू के, आफ्टर कंपैरिजन वी विल गेट एस एच एम कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो भैया एस एच एम कॉन्स्टेंट आ गया, अब क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी क्या, बिल्कुल आ जाएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है के ऑफ एस एच एम अपॉन एम, और के ऑफ एस एच एम किसके बराबर आ गया, के अपॉन के आ गया। और नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये आपका टाइम पीरियड आ गया। इस तरह से आपको टाइम पीरियड तक ये पहुंचा देगा। तो यहाँ तक लिखा आपने, उसके बाद ये लिख लो, we know that omega is equal to under root of k of shm upon m. We know that omega is equal to under root of k shm upon m बराबर अंडर रूट के अपॉन एम, क्योंकि के एस एच एम बराबर के हमने निकाल लिया। एंड फाइनली टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। लिखिए, ये तो हो गई स्टेप्स, एक बार जल्दी से रिवाइज करोगे क्या, स्टेप क्या है। और फिर हेडिंग डालिए, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है,
मास m, स्प्रिंग है k नॉट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, एसएचएम कांस्टेंट नहीं है। एसएचएम कांस्टेंट हमें निकालना पड़ेगा, जो मेथड अभी आपको लिखवाई है उससे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। एक सिस्टम बना दिया है जिसमें स्प्रिंग और ब्लॉक लगा दिया है, आपको इस सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना है। कैसे निकालेंगे, इधर देखिए। ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं लिखे है ना अंदर। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते हैं। तो अगर सिस्टम इस तरीके से है और यहाँ पे सिर्फ एक स्प्रिंग लगी हुई है और एक ब्लॉक है केवल, तो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगा, नेचुरल लेंथ पर होगा। तो इस केस में नेचुरल लेंथ ही इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बन जाएगी। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। इस केस में ऐसा हो रहा है कि नेचुरल लेंथ ही इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो मिल गई हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहला स्टेप डन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पता लगती। दूसरा स्टेप, डिस्प्लेस एक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मान लीजिए हमने ऐसा एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो स्प्रिंग में भी इलोंगेशन आ गया। स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आ गया, अब चूंकि नेचुरल लेंथ इक्विलिब्रियम सेम ही है तो इलोंगेशन भी एक्स आ गया। अगला स्टेप, एफ नेट लिख दो यहाँ पे। तो हमने देखा कि इस पर तो केवल एक ही फोर्स लगेगा इधर, और वो भी कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। बस, और कोई फोर्स तो लगेगा नहीं। ठीक है भाई, कितना लगेगा एफ नेट वो लिख दो। तो हमने देखा एफ नेट इज इक्वल टू, देखो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे ताकि फोर्स आपको अपोजिट दिख जाएगा। अगर वो नेगेटिव में आ जाएगा तो मतलब अपोजिट, क्योंकि एक्स हम पॉजिटिव लेंगे। एक्स को पॉजिटिव लिया, एफ एस पी किधर लग रहा है, इधर, तो आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ एफ एस पी। एफ एस पी कितना होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू दिस इलोंगेशन एक्स। तो हमने देखा क्या, एफ नेट सॉरी, एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया, आ गया। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर। कंपेयर किससे करेंगे, एस एच एम से। हमने देखा के ऑफ एस एच एम की वैल्यू कितनी मिल गई कंपेयर करके, के मिल गई। अब जैसे ही हमें के ऑफ एस एच एम मिला, हमारे पास ओमेगा भी आ गया। ओमेगा कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, तो टाइम पीरियड भी आ गया, 2 पाई अंडर रूट। बस लिखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ कांस्टेंट फोर्स एफ, if constant force F starts acting on the block, if constant force F starts acting on the block, when spring was in natural length, when spring was in natural length, find time period of SHM of block. Find time period of SHM of block. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ ब्लॉक। अगर यहाँ पे नेचुरल लेंथ में इस पर एक फोर्स लगने लग जाए एफ, तो बताना है कि, देखो यही स्टेप फॉलो करनी है अपन को, है ना। कैसे करेंगे देखो, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक फोर्स एफ कांस्टेंट है, ये फोर्स। अब देखो क्या होगा, अगर यहाँ फोर्स एफ लगने लगा तो क्या अभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन ही नेचुरल लेंथ होगी, नहीं। नेचुरल लेंथ इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, नहीं। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, अरे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना। यहाँ पे आप देखोगे तो स्प्रिंग तो फोर्स ही नहीं लगाएगी, उधर एफ लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो कहाँ हुआ।
तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? नेट फोर्स जीरो होगा जब थोड़ा सा ब्लॉक आगे आ जाएगा, स्प्रिंग थोड़ा एलोंगेट हो जाएगी और यहाँ आएगा एक्स इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक फोर्स आगे लगेगा एफ, और पीछे से स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो कि इस एफ को बैलेंस करेगा, इस एफ को बैलेंस करेगा। क्योंकि हमें फर्स्ट स्टेप यही है, फाइंड इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम निकालना ही पड़ेगा। तो ये पोजीशन आई इक्विलिब्रियम की। इन दोनों फोर्स को बराबर कर लो, F इज इक्वल टू एफ एस पी, एफ बराबर एफ एस पी मतलब के नॉट इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। तो एक्स इक्विलिब्रियम बराबर एफ अपॉन के नॉट। तो यहाँ से आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन दी गई कि ये भाई ये है इक्विलिब्रियम। अब इसके आगे फिर से डिस्प्लेस करना है एक्स। किसको डिस्प्लेस करना है? एक्स, ब्लॉक को। तो मैं इस वाले काम को साइड में लिख देता हूं ताकि एफ एस पी कितना है? के नॉट एक्स इक्विलिब्रियम बराबर एफ। ये हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली। नेक्स्ट स्टेप है डिस्प्लेस एक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। ऐसे लिखा हुआ है उसमें आपकी स्टेप में, डिस्प्लेस एक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस करना है, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम से भी आगे पहुंचाया है इसको एक्स। यहाँ पे है अब ब्लॉक, तो स्प्रिंग अब और एलोंगेट हो गई। मतलब कितना एलोंगेट हो गई? पहले से एक्स इक्विलिब्रियम एलोंगेटेड थी और एक्स और एलोंगेट हो गई। अब इस पे फोर्स देखते हैं। तो इस पे अब दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो एफ इधर लग ही रहा होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और एक इधर एफ एस पी लग रहा होगा, लेकिन इस बार स्प्रिंग फोर्स यहाँ से अलग वाला होगा क्योंकि और खिंच चुका है। सही है क्या? एक्स डिस्प्लेस कर दिया, एफ नेट निकालना है। अब एफ नेट निकालते हैं। तो मैं आगे की स्टेप्स कर रहा हूँ, अब उसको मिटा देता हूँ। एफ नेट निकालना है और कंपेयर करना है, तो याद हो गई हमें। चलिए एफ नेट कैसे लिखेंगे? तो ये ध्यान रखें, जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट करोगे एक्स वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे एफ पॉजिटिव होगा, एफ एस पी नेगेटिव होगा। आप लिखोगे एफ माइनस एफ एस पी। एफ एफ है, एफ एस पी क्या होगा? के नॉट इंटू, हाँ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट नहीं, एलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, एक्स इक्विलिब्रियम प्लस एक्स। ये हो जाएगा एफ माइनस के नॉट एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के नॉट एक्स। ये तो पहले ही अपन बराबर कर चुके हैं कि एफ के नॉट एक्स इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। तो कुल मिला के आपका एफ नॉट, सॉरी एफ नेट कितना आ गया वापस से? माइनस ऑफ के नॉट इंटू एक्स के बराबर आ गया। अब इसको आपको कंपेयर करना है एफ एस एच एम से, जो कि होगा माइनस के एस एच एम इंटू एक्स। के एस एच एम किसके बराबर आ गया? के एस एच एम किसके बराबर आ गया? के नॉट के। तो यहाँ से ओमेगा बराबर आ गया अंडर रूट के नॉट बाय एम, और टी बराबर आ गया 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के नॉट। इस तरीके से लिखिए। ये टाइम पीरियड आ गया एसएचएम का। कोई दिक्कत है इसमें तो पूछो। ऐसे ही करते जाना है और सवाल बड़े होते जाएंगे। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड तो वही आया जब एफ नहीं लगा हुआ था, तब भी टाइम पीरियड यही आया था, अभी भी टाइम पीरियड यही आया है। पर क्या बदल गया? इक्विलिब्रियम पोजीशन बदल गई। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन यही थी, तो फर्क तो पड़ा। ये नहीं कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, हाँ टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ा। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स सिस्टम पे लगता है, कांस्टेंट फोर्स कैसा भी लगे, वो चाहे कांस्टेंट होना चाहिए, तो टाइम पीरियड पे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है। किसके? उसके मतलब सिस्टम के, सिस्टम के इक्विलिब्रियम को बदल देगा। लेकिन हाँ टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और करिए। लिखिए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी तो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है।
पर यहाँ पे क्या लग रहा है, बस एक mg फोर्स लग रहा है जो कि कांस्टेंट फोर्स है। स्प्रिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई है कि भाई पुली उली लगा दी हो बीच में तो बदल जाती है बात, एक स्प्रिंग एक ब्लॉक, तो आंसर तो वही आना है टाइम पीरियड का, पक्की बात। लेकिन आपको निकालना है, उससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी मैं जो सवाल दूंगा थोड़े, उसमें यही आंसर नहीं है, आंसर बदल जाएगा, लेकिन मेथड यही रहेगा। तो इसलिए आप सॉल्व करें इसको, टाइम पीरियड निकालें जो कि पहले से ही आपके सामने लिखा हो। चलिए करते हैं, आइए। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है, तो ये इक्विलिब्रियम है अगर, तो नेचुरल लेंथ कहाँ पे होगी, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं। इसका मतलब है कि ब्लॉक ने अपने मास से स्प्रिंग को खींच लिया है। कितना खींच लिया होगा, इसको एक्स इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। देखो यहाँ पे भी नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम अलग अलग है। तो स्प्रिंग के केस में ऐसा नहीं है कि नेचुरल लेंथ ही इक्विलिब्रियम होगा, इसलिए नेचुरल लेंथ अलग बात है, इक्विलिब्रियम अलग बात है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स बैलेंस, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा FSP। FSP बराबर क्या हो जाएगा mg। FSP क्या लिखेंगे कि x इक्विलिब्रियम बराबर mg। अब इक्विलिब्रियम से x नीचे लेके आना है, मतलब डिस्प्लेस करना है, नीचे लाओ ऊपर लाओ आपकी इच्छा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे डिस्प्लेस कर रहे हो या ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हो। तो लेवल में बना लेते हैं डायग्राम, थोड़ा अच्छा दिखता है। ब्लॉक यहाँ है, यहाँ बना लेते हैं ब्लॉक, नीचे ले आए ब्लॉक को। ये नीचे आ गया x, ठीक है भैया, इक्विलिब्रियम से x नीचे आ गया। अब बताइए फोर्स कैसे कैसे लगेंगे, नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा FSP। ऑब्वियस बात है, देखो यहाँ तो FSP और mg बराबर थे इसलिए इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे कौन ज्यादा होगा, FSP ज्यादा होगा ऑब्वियस। mg तो उतना ही है ना, FSP बढ़ गया, तो कितना इलोंगेशन आ गया, x इक्विलिब्रियम तो था ही, x और आ गया, बस एफ नेट लिखने की बारी आ गई। एफ नेट बराबर, नीचे की साइड खींचा है तो नीचे पॉजिटिव हो गया, mg माइनस FSP, mg माइनस के नॉट x इक्विलिब्रियम प्लस x, mg माइनस के नॉट x इक्विलिब्रियम माइनस के नॉट इंटू एक्स। ये यही तो, इसलिए तो निकालते हैं अपन इक्विलिब्रियम, वो कट जाते हैं, इक्विलिब्रियम वाली टर्म हमेशा कटती है, ये ध्यान रखें। और आप थोड़े बड़े हो जाएं तो आप इक्विलिब्रियम वाला बनाना ही छोड़ दें, क्योंकि वो तो कटना ही है वैसे। डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करो, एफ नेट आ गया, इसको कंपेयर किया SHM से। कोई अपना रूल मत बना लेना, ये सब 3 सवाल करा चुके हो, हर बारी के SHM के नोट आ रहा है, तो इतने को स्किप कर दो, सीधा यहीं से स्टार्ट करो कि SHM बराबर के नॉट, तो कर लो फिर। ओमेगा बराबर अंडर रूट के नॉट अपॉन एम, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के नॉट, ये आंसर है। तो कांस्टेंट फोर्स लगा था तो टाइम पीरियड तो वही आना था। सेम टू सेम टाइप के सवाल इसलिए कराए जा रहे हैं, थोड़ी सी प्रोसेस आपको क्लियर हो जाए, टाइम पीरियड निकालने की प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड क्या आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला करते हैं, अब अगले एक आध हम डायरेक्ट करते हैं। अगला सवाल, इसमें टाइम पीरियड बताना है आपको, बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। इसमें वो कांस्टेंट फोर्स क्या होगा, mg साइन थीटा, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, मास m, अच्छा यहाँ पे मान लो ब्लॉक का मास 2m अगर दे दे, तो फिर यहाँ कितना करना पड़ेगा 2m अपॉन, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग कनेक्टेड हो और फिर ब्लॉक लगा रहे, पूछा जाए टाइम पीरियड क्या होगा। तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग तो सीख लिया था ना, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट बराबर
1/k+1/2k, तो k इक्विवेलेंट कितना आ गया 2k/3। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2π√m/2k/3 ऐसा। तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि अगर सवाल में एक से ज्यादा स्ट्रिंग हो तो जबरदस्ती के इक्विवेलेंट निकाल दो। अगर दिख रही है साफ साफ कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है तो ही के इक्विवेलेंट निकलेगा। ठीक है। पर हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इसका तो निकाल दो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखो, सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम। System is in equilibrium, find time period of SHM. System is in equilibrium, find time period of SHM. इधर देखो, तो सबसे पहले तो ये इक्विलिब्रियम है। दो तरीके हैं, या तो वो इक्विलिब्रियम वाला पहले फोर्स लिखो और फिर सवाल करो, या ये मान लो कि इक्विलिब्रियम वाले फोर्सेस तो बाद में कट ही जाएंगे। मैं लिख देता हूँ। तो मान लो ये इक्विलिब्रियम है और इसके इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसको कुछ ना कुछ तो खींचना पड़ा होगा, या छोड़ो हटाओ, आप तो मन में करो इक्विलिब्रियम वाला। ये सही बात है, ये इक्विलिब्रियम पे है, पर हम वो इक्वेशन नहीं बना रहे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या बनेगी, mg नीचे लगेगा, इसमें x इक्विलिब्रियम मान लो इलोंगेशन आ जाएगा, तो ऊपर भी x एफएसपी लगेगा, टेंशन लगेगा, वो टेंशन एफएसपी के फॉर्म में लगेगा। कुल मिला के mg बराबर की एक्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी और वो कट जाएगी लास्ट में। तो हमें कौन कौन से फोर्स नहीं देखने हैं, हमें mg नहीं देखना है कुल मिला के, क्योंकि mg फोर्स इक्विलिब्रियम वाले स्प्रिंग फोर्स से कैंसिल आउट हो ही जाना है लास्ट इक्वेशन में। हम उसके आगे की बात करें। उसके आगे की बात क्या है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है और हमने इक्विलिब्रियम से कितना डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेस किया। इसके आगे की बात यही तो होती है। अरे हाँ ना, तो इक्विलिब्रियम की हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम सीधा इक्विलिब्रियम से आगे की बात कर रहे हैं। अब अगर पार्टिकल या मास एक्स डिस्प्लेस हुआ है तो ये स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस होगी, मान लेते हैं x1 डिस्प्लेस होगी, क्योंकि अभी और भी जगह मैं स्प्रिंग लगाऊंगा। तो एक जनरल मेथड हम बना रहे हैं, बाकी इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर सेम ही स्ट्रिंग एक्स एक्स बराबर होना, पर एक जनरल मेथड हम बनाने की सोच रहे हैं कि अगर आपने इसको x डिस्प्लेस किया तो इसमें इलोंगेशन कितना आया, x1 इलोंगेशन आया। और एक और डायग्राम और बना लेते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। पुली तो खिसके भी नहीं अपनी जगह से, क्यों, क्योंकि वो तो रस्सी से बंधी हुई है। पर ये ब्लॉक नीचे आ गया और ये x नीचे आ गया। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आ गया x1 और ये ब्लॉक कितना नीचे आ गया x। अब आपको तीन चार रिलेशन बनाने हैं बढ़िया बढ़िया। सबसे पहला रिलेशन तो आपको बनाना है इस x और x1 का। x का मतलब है ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, x1 का मतलब है स्प्रिंग का इलोंगेशन। इस केस में x1 और x का इलोंगेशन क्या बनेगा, x1 इज इक्वल टू x। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो दिखेगा ही जहां पे स्प्रिंग और स्ट्रिंग कनेक्ट हुई है। उस पॉइंट का एफबीडी बनाओगे तो एक साइड तो क्या लगेगा आपको, स्प्रिंग फोर्स, और दूसरी साइड क्या लगेगी, टेंशन। तो इनका बीच का रिलेशन बनाना है आपको। तो आप लिखोगे एफ एस पी इज इक्वल टू टेंशन, लिख दिया। और एफ एस पी क्या लिखोगे, एफ एस पी बराबर के नॉट एक्स वन। ठीक है यहां तक। बोले सर गलत है ये, एफ एस पी बराबर के नॉट एक्स वन नहीं होगा, एफ एस पी बराबर होगा के नॉट एक्स वन प्लस एक्स इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही बात है, ये गलत लिखा है, पर वो हमने मन में सेट कर रखा है तो फिर सही है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। और आगे चलते हैं। बस ये तीन इक्वेशन बनानी है, एक तो एक्स और एक्स वन में रिलेशन, एक टेंशन का। क्योंकि टेंशन का क्यों, देखो आप अगर एफपीडी बनाओगे ना इसका, तो इस पे पता है फोर्स कौन सा दिखेगा आपको, आपको फोर्स दिखेगा ये टी।
बोले सर mg भी तो लग रहा है, नहीं mg वो कट चुका है, टेंशन दिख रहा है बस, और टेंशन को स्प्रिंग के साथ रिलेट तो करना ही पड़ेगा, तो एक इक्वेशन उसकी और एक स्प्रिंग फोर्स, बस खत्म आपका काम खत्म। अब आपको सिंपल क्या लिखना है, एफ नेट, अगर एक्स नीचे है तो ये ऊपर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस टी। बाकी इक्वेशन आपने सब बनाई हुई है। टी को क्या लिख दिया, एफ एस पी, अरे लिख दिया क्या, एफ एस पी को क्या लिख दिया, बोले सर आ गया एक्स, नहीं ये एक्स एलोंगेशन का है। जब भी हम फोर्स के प्रोपोर्शनल लाते हैं तो एक्स की प्रोपोर्शनल लाते हैं, और पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस करते हैं, एक्स, तो ये एक्स वही वाला एक्स होना चाहिए जो पार्टिकल को आपने डिस्प्लेस किया है। यहाँ पार्टिकल को आपने एक्स डिस्प्लेस किया है कि एक्स वन डिस्प्लेस किया है, एक्स, तो इसलिए एक्स और एक्स वन का रिलेशन काम में आएगा। तो अब फाइनली ये क्या बन गया, एक्स, और ये बन गया आपका एफ नेट। अब आपने इसको कंपेयर कर दिया एस एच एम से, और यहाँ से के ऑफ एस एच एम वापिस से कितना आ गया, के नॉट आ गया, ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट के नॉट बाय एम आ गया, टी कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के नॉट आ गया। इस तरीके से सॉल्व हो गया। लिखो तो इसमें एक ये वाली इक्वेशन गलत है और एक ये वाली इक्वेशन भी गलत, ये दो इक्वेशन गलत लिखी हुई है। नेट फोर्स क्या होना चाहिए था, माइनस टी प्लस एम जी, और ये क्या होना चाहिए था, के नॉट एक्स वन प्लस एक्स इक्विलिब्रियम, लेकिन फिर वो कटते हैं, यहाँ का जो एम जी आता है वो वहां के नॉट एक्स इक्विलिब्रियम से कट जाता है। इसमें स्प्रिंग में ना ऊपर लगा दिए। क्वेश्चन है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। इधर देखो, देख लो तुम तो, देख के समझ जाओ ना, यही अचीवमेंट है। बहुत कठिन चीजें हैं ये, खैर। ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस किया, और स्प्रिंग में इलोंगेशन आया मान लो एक्स वन, हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा एक्स और एक्स वन। तो एक डायग्राम बना लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये वाली पुली नीचे खिसक जाएगी, कितने से, एक्स वन से। ये पुली यहाँ पे है, यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ एक्स वन नीचे आ गई, ये से एक्स वन नीचे आ गई, ये सपोर्ट यही है, तो ये वाला सेक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ब्लॉक नीचे आ जाएगा। और ब्लॉक कितना नीचे बोल रहे हो आप, एक्स नीचे बोल रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें देखो, देखना, जब ये पुली एक्स वन नीचे आई तो एक्स वन रस्सी इधर से भी और एक्स वन रस्सी इधर से फ्री हुई, सपोर्ट तो हिल नहीं सकता, तो सारी की सारी रस्सी एम में, एम को नीचे ले आई। मतलब ये कि एक्स और एक्स वन में क्या रिलेशन आया, एक्स वन इज इक्वल टू 2x, ये रिलेशन आया। ये पुली एक्स वन नीचे है, स्प्रिंग में लॉन्गेशन एक्स वन हुआ, लेकिन ब्लॉक में लॉन्गेशन 2x1 हुआ, तो x इज इक्वल टू 2x, अरे उल्टा लिखा, अब सही है। ऐसे वो सही किया था अपन ने, बस लिखा उल्टा था। पुली नीचे आई कितनी, x1, पुली x1 नीचे आई, पर रस्सी इधर से भी x1 ढीली हुई, रस्सी इधर से भी x1 ढीली हुई, तो ये वाली रस्सी ओवरऑल कितनी ढीली हुई, 2x1, और उसको हमने x बोला है, तो 2x1 बराबर x, ऐसे। ठीक है, कुछ ये रिलेशन, बस यही कठिन है, बाकी सब आसान है इसमें। बाकी तो फोर्स लिखना है तो वो आसान है, ये रिलेशन कठिन है। ये पुली नीचे आई, मन में इमेजिनेशन करो, ये पुली नीचे आई, अभी तक रस्सी ढीली मत करो, बस पुली को नीचे कर दो, तो इधर से एक्स वन रस्सी ढीली हुई, इधर से एक्स वन रस्सी ढीली हुई, सपोर्ट तो वहीं की वहीं है, तो वो जितनी भी रस्सी ढीली हुई वो किसको मिल गई, एक तरीके से एम वन को, तो एम वन कितना नीचे आ गया, 2x1 नीचे, तो एक्स बराबर 2x1। खैर, और क्या एक एक्सप्रेशन था एक वो, हाँ, टेंशन का स्प्रिंग के साथ। तो देखो यहाँ पे ब्लॉक में टेंशन टी आएगी, यहाँ पे भी टेंशन टी आएगी, यहाँ पे भी टेंशन टी आएगी, ऊपर क्या आएगा, के नॉट एक्स वन, या स्प्रिंग फोर्स लिख लेते हैं, एफ एस पी। एफ एस पी बराबर कितना हो गया, 2t हो गया, क्योंकि ये मासलेस पुली है,
और लास्ट एफएसपी बराबर क्या लिखोगे? एफएसपी बराबर कितना एलोंगेशन आया स्प्रिंग में? x1। तो एफएसपी बराबर के x1। ठीक है, बस अब नेट फोर्स लिखना है इस पे। नेट फोर्स कितना आया? -t। ठीक है, टी को क्या लिख सकता हूं? एफ एस पी बाई 2। एफ एस पी बाई 2। एफ एस पी को क्या लिख सकता हूं? के x1/2। पर क्या x1 के प्रोपोर्शनल से हो पाएगा? नहीं, x के प्रोपोर्शनल लाना पड़ेगा। तो x1 को क्या लिखना पड़ेगा? x/2। ये बन जाएगा -k/2 x/2। कितना बन गया? -k/4 × x। ये एफ नेट आ गया, और इस बार ये बदल भी गया। इस बार जब आप कंपेयर करोगे तो बताइए, SHM कांस्टेंट कितना आया? k/4 आया। तो ओमेगा कितना आया? √k। टाइम पीरियड कितना आया? ऐसा करो, लिखो। एक और देते हैं, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। ये जो रिलेशन है, ये सोच के लिखना पड़ेगा कि अगर स्प्रिंग इतनी ढीली हुई तो ये रस्सी कितनी ढीली हुई। कंस्टेंट लगाया है, थोड़ा अगर सोचो तो कंस्टेंट जैसा ही है। ये आया समझ में? 2x1 बराबर x, वो सोच के लिखना पड़ेगा। x1 की जगह x इक्विलिब्रियम भी तो आएगा, x1 प्लस x। ये तो इक्विलिब्रियम में आने के बाद का एलोंगेशन है x1। यहाँ तक तो इक्विलिब्रियम ऑलरेडी आ चुका है ना, तब तक भी तो एलोंगेशन हुई होगी वो नेचुरल लेंथ से। एक और करो। नेक्स्ट, वैसे शायद जहां तक मेरे को याद है, ये इतना खींचा और ये इसमें इतना हुआ। मैंने एक तो सवाल शायद वर्क फॉर एनर्जी में जब स्प्रिंग पढ़ाई थी ना, वर्टिकल स्प्रिंग, शायद वहां पे कराए थे एक अच्छे वाले से इक्विलिब्रियम निकालने टाइम पे, पता नहीं यार उससे क्या फर्क पड़ता है। वो तो यहाँ पे भी वहां पे भी यही बता रहा होता। इसमें करो, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड एसएचएम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। अगर ये पुली x1 नीचे आई तो रस्सी इधर से भी x1 ढीली होगी और इधर से भी x1 ढीली होगी। तो ओवरऑल ये रस्सी कितनी ढीली होगी? 2x1। और वही ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। देखो इसको सीखो, बस खत्म होने वाले हैं, इसके बाद एक और कराएंगे, फिनिश। देखो इधर इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम आ चुका है, यहां से कितना डिस्प्लेस करना है? x। इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना एलोंगेशन बोल रहे हैं हम? x1। ठीक है, चलिए। अब चाहो तो एक और डायग्राम बना लो, नहीं तो लिखो डायरेक्ट। और क्या बताओ, अब रिलेशन निकालना है पहला, x और x1 में रिलेशन। बोलो, अगर ब्लॉक को x नीचे खींचा है तो ये पुली भी x नीचे आई होगी। मतलब ये रस्सी इधर से भी x बड़ी होगी और इधर से भी x बड़ी होगी। तो ये पूरा खिंचाव किसने बियर किया होगा? स्प्रिंग ने। मतलब स्प्रिंग कितना खिंच गई होगी? 2x। इस बार x1 बराबर 2x आ गया। ये हो गया सिंपल। दोबारा देखो, ये ब्लॉक अगर x नीचे आया तो ये पुली भी x नीचे आई। तो रस्सी इधर से भी x बड़ी और इधर से भी x बड़ी। पर रस्सी थोड़ा ना खींचेगी, खींचेगी तो स्प्रिंग ना। तो ओवरऑल स्प्रिंग को कितना खींचना पड़ा? 2x। और उस एलोंगेशन को हमने x1 बोला, x1 बराबर 2x। नहीं आया? चल ठीक है। अब आगे 2 सेकंड रुक जाओ बस। यहाँ पे टेंशन क्या मान लिया हमने? टी। तो यहाँ पे भी टेंशन कितना हो गया? टी। इधर स्प्रिंग फोर्स आ गया एफएसपी, इधर भी स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा एफएसपी। सेम रस्सी सेम टेंशन एफएसपी। 2 FSP इज इक्वल टू टी।
टू एफ एस पी इज इक्वल टू टी। ये इक्वेशन एफ एस पी और टी में आ गई क्या? और एफ एस पी क्या है? इस स्प्रिंग में जो भी एलोंगेशन, जो भी स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुआ, तो वो कितना है? के नॉट एक्स वन। ठीक है क्या? तीन इक्वेशन अपने पास आ गई, फिर तो आप वैल्यू रखनी है बस, है ना। नेट फोर्स क्या लिखोगे? केवल माइनस टी। क्यों लिखेंगे माइनस टी? क्योंकि एम जी तो हमने सेटल कर रखा है। टी की जगह क्या लिखेंगे? टू एफ एस पी। सही है। एफ एस पी की जगह क्या लिखेंगे? टू के नॉट एक्स वन। पर हम एक्स वन के प्रोपोर्शनल नहीं देखेंगे, क्योंकि एक्स वन इसमें लॉन्गेशन है। हमें ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल लेके आए। तो क्या एक्स वन और एक्स टू में रिलेशन भी पता है? हाँ पता है। एक्स वन एक्स टू नहीं, एक्स वन और एक्स में रिलेशन पता है? हाँ पता है। क्या आ गया? -4। देखा? आ गया। और ये आया, उसके बाद तो काम खत्म। के एस एच एम कितना आ गया? ओमेगा कितना आ गया? हाँ मतलब वो तो सब बाहर बार आप निकाल लेना, बात वो है नहीं। तो ऐसे करते हैं। एक सवाल घर के लिए लिख लो। यहाँ लिख देता हूँ। कहाँ लिख, यहाँ लिख देता हूँ। कोशिश करना, और ऐसे ही करोगे ना, हो जाएगा। वरना तो बहुत कठिन है वो सवाल। मतलब सच में कठिन है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस बार दो स्प्रिंग लगा रहा हूँ। फिर तीन स्प्रिंग वाला भी कर लो, ऐसे करोगे तो हो जाएगा। ये K1, ये K2, ये M। देख रहे हो कितना सही? क्या है क्वेश्चन? कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएच। ये टाइम पीरियड निकालने वाले सवाल का एंड हो गया। इसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे अभी, पर उसमें फिर हम एम्पलीट्यूड भी निकालेंगे साथ। उसमें फिर और तरह तरह से बातें करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, वो सब लगाएंगे। ये तो सिर्फ टाइम पीरियड निकालने वाले सवाल कराएंगे। वो भी सिर्फ अभी तो फोर्स मेथड से करें हैं। अभी तो टॉर्क वाले भी करेंगे, उसमें डिस्क घूमेगी आगे पीछे, वो एसएचएम करेगी, रोलिंग मोशन डिस्क का, वो सब करेंगे। पहले ये सीख जाओ। पर ये आज की पढ़ाई अगर आप सीख गए, तो आप वो अंतिम सवाल कर पाओगे। आज हमने जो पढ़ा है, पूरा ज्ञान आपको लगा देना है, उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है क्या? तो ही होगा वो बात अलग है। मेरे को भी पता है, घर जाके आप इसको देखने भी नहीं अगले दिन आके, मैं ही इसको करवाने वाला हूँ। पर ठीक है, मैंने बोलना था तो बोल दिया। आपका होमवर्क है BB2 है बस। बस यही है। बस यही है।